नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका दिल से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल असली दुनिया के दरवाजे पर। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय सफ़र पर ले जाने वाले हैं जो किसी भी आम कहानी से बिल्कुल अलग है। ये सफ़र आपको उन अनसुने जज्बातों, सदियों पुरानी परंपराओं और इंसानी संघर्षों से रूबरू कराएगा जो अक्सर दुनिया की नज़रों से छिपे रह जाते हैं। पर्दे के पीछे की इन सच्ची और दिल को छू लेने वाली हकीकतों को महसूस करने के लिए हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बने। आइए असली दुनिया के दरवाजे से गुजरकर एक बिल्कुल नई और अचरज भरी दुनिया की खोज करें। ईरान के बारे में 10 चौंकाने वाले तथ्य, दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंधित देश, यात्रा वृत्तचित्र, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री, चेहरे छिपाए हुए महिलाएं और बेहद सख्त कानूनों के साए में गुजरती आम जिंदगी। लेकिन इस नकाब के पीछे आखिर क्या छिपा है? ये एशिया का वो देश है जहां प्लास्टिक सर्जरी का चलन सबसे ज्यादा है। ये एक ऐसा समाज है जहां अस्थायी विवाह कानूनी रूप से मान्य है, जहां एक पत्नी अपने पति के लिए दूसरी पत्नी का चुनाव कर सकती है और जहां कुछ ही दिनों का प्यार एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मुकम्मल होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां करोड़ों डॉलर कीमत के हवा में उड़ने वाले कालीन मौजूद हैं। ये कोई परियों की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ईरान एक ऐसा देश है जो हमारी सामान्य सोच और समझ को बार बार झकझोर कर रख देता है, और जो रहस्य हम आज आपको बताने जा रहे हैं वे तो बस एक शुरुआत भर हैं। आइए एक साथ उन 10 चौंकाने वाले तथ्यों की पड़ताल करें जो ईरान के बारे में आपकी अब तक की सारी धारणाओं को हमेशा के लिए बदल देंगे। पश्चिमी एशिया के विशाल भूभाग पर बसा है ईरान, इस्लामी गणराज्य, जिसे प्राचीन काल में फारस, पर्शिया के नाम से जाना जाता था। 16,48,195 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस रहस्यमय देश में 8 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग बसते हैं। 3,000 मीटर से ऊंची 1,500 से ज्यादा पर्वत चोटियों वाला ईरान दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे किसी प्राकृतिक किले जैसा लगता है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है तो गर्मियों में झुलसा देने वाली सूखी गर्मी का कहर टूटता है। इसके दक्षिणी तट के किनारे चलें तो खड़ी चट्टानें सीधे समुद्र में गिरती हुई प्रतीत होती हैं, और पूर्व की ओर दश्ते कवीर और दश्ते लुत के विशाल रेगिस्तान फैले हुए हैं। यहाँ रेत की सतह का तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसे धरती पर जीवन के लिए सबसे कठोर वातावरण में से एक माना जाता है। ईरान की भौगोलिक स्थिति बेहद नाटकीय है और यहाँ बसने वाले लोग जातीय और भाषाई रूप से बहुत विविधतापूर्ण हैं। लेकिन इस ऊबड़ खाबड़ और दुर्गम इलाके ने हमेशा से ही माल की आवाजाही और सांस्कृतिक आदान प्रदान को मुश्किल बनाया। यही वजह है कि सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ये आज भी एक बड़ी बाधा है, जिसने उनके बीच जातीय तनाव को जन्म दिया है, जो आज तक महसूस किया जाता है। भू राजनीतिक दृष्टि से ईरान मध्य पूर्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे कई इस्लामी देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। इसके उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी स्थित है। विशेष रूप से होर्मुज, जलडमरू मध्य, जहां ओमान और फारस की खाड़ियां मिलती हैं, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन मार्ग है, जहां से दुनिया भर के कच्चे तेल का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। ओमान की ओर का समुद्री क्षेत्र उथला और चट्टानों से भरा है, लेकिन वो गहरा जल क्षेत्र जहां से तेल के टैंकर सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं, वो पूरी तरह से ईरान के समुद्री क्षेत्र में आता है। हजारों साल का इतिहास समेटे ईरान वो धरती है जिसने कभी मानव इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक फारसी साम्राज्य पर्शियन एम्पायर को जन्म दिया था। 550 ईसा पूर्व में साइरस महान द्वारा स्थापित इस साम्राज्य ने मात्र 2 सदियों में 55 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया था, जो मिस्र से लेकर ग्रीस और भारत तक फैला हुआ था। भले ही 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने इसे जीत लिया था, लेकिन फारस द्वारा छोड़ी गई संस्कृति, विज्ञान और दर्शन की विरासत आज भी यहाँ की हवाओं में सांस लेती है। और ये तो बस शुरुआत है। आइए अब इस किंवदंतियों वाली जमीन के उन अनकहे सच को एक साथ खंगालें। पूर्वी ईरान में एक ऐसा इलाका है
जिसे लुत रेगिस्तान या दश्त लुत कहा जाता है। इसे पृथ्वी के सबसे सूखे और कठोर स्थानों में से एक माना जाता है, जिसे सचमुच धरती की भट्टी कहा जा सकता है। 2003 से 2010 तक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक्वा उपग्रह ने इसे पृथ्वी की सतह पर सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज किया। 2005 में यहाँ ज़मीन का तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था और बाद में अधिक सटीक उपकरणों ने अधिकतम 80.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया। ये एक ऐसा तापमान है जिस पर किसी इंसान का जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है। ये इतना गर्म क्यों है? लुत रेगिस्तान ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है जो भूमध्य सागर और अरब सागर से आने वाली नमी युक्त हवाओं को पूरी तरह से रोक देते हैं। काले ज्वालामुखी चट्टानों से बना ये इलाका एक विशाल ओवन की तरह सूरज की गर्मी को सोख लेता है और रोशनी को बिल्कुल भी परावर्तित नहीं करता। बसंत के मौसम में पहाड़ों से बहकर आने वाला थोड़ा बहुत पानी या तो तुरंत भाप बन जाता है या जमीन में समा जाता है और अंत में केवल पत्थर, रेत और नमक के विशाल मैदान ही बचे रह जाते हैं। 51,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले इस रेगिस्तान में जीवन के नाम पर सिर्फ कुछ दुर्लभ झाड़ियां ही उग पाती हैं जो 10 मीटर तक बढ़ सकती हैं। लेकिन इतने बंजर और कठोर माहौल के बावजूद लुत रेगिस्तान अपने अंदर एक रहस्यमयी सुंदरता समेटे हुए है जो खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और रोमांच पसंद करने वाले यात्रियों को अपनी ओर खींचती है। विशेष रूप से यहाँ की असामान्य भौगोलिक आकृतियाँ और अनोखी चट्टानें पर्यटकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ती हैं। इसके अलावा ये जगह पुरातत्वविदों के लिए भी किसी खजाने से कम नहीं है। हाल के दशकों में 5000 ईसा पूर्व से लेकर इस्लामी युग तक के लगभग 87 प्राचीन खंडहर यहाँ खोजे गए हैं, जिन्होंने रेत के नीचे दबी एक शानदार सभ्यता को उजागर किया है। इसके बेहतरीन प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण यूनेस्को ने 2016 में लुत रेगिस्तान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। चिलचिलाती धूप के नीचे इंसान और समय की चुनौती का सामना करता ये मध्य पूर्व का एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे कभी कोई पालतू नहीं बना सका। इसके बाद आइए मिलते हैं एक ऐसी अनोखी जनजाति से जहां पति की नई पत्नी का चुनाव खुद उसकी पहली पत्नी करती है। मध्य एशिया की तेज हवाओं और उड़ती रेत को पार करते हुए ईरान की धरती पर पहुंचे कश्कई जनजाति के लोग 11वीं और 12वीं सदी के आसपास तुर्किक मूल के एक समूह के रूप में यहाँ आए थे। वे अपने साथ अपनी अनूठी मान्यताएं, रीति रिवाज और आत्मसम्मान से भरी एक आज़ाद आत्मा लेकर आए थे। आज लगभग 4 लाख की आबादी के साथ कश्कई लोग ईरान की दूसरी सबसे बड़ी खानाबदोश जनजाति हैं, जो देश की पारंपरिक खानाबदोश संस्कृति के अंतिम प्रतीक के रूप में बचे हुए हैं। आज कश्कई जनजाति के ज़्यादातर लोग फार्स प्रांत के शिराज और फिरोजाबाद के पास उपजाऊ पहाड़ी इलाकों में बस गए हैं। वे आज भी पशु पालते हैं, मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं और प्रकृति के साथ कदम ताल मिलाते हुए जीवन जीते हैं। उनकी शादी की परंपराएं विशेष रूप से अनोखी हैं। अगर किसी पति को दूसरी पत्नी लानी है तो उसे अपनी पहली पत्नी की सहमति हर हाल में लेनी होती है और यह अनुमति ज़्यादातर तभी दी जाती है जब पहली पत्नी मां ना बन सके। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस नई पत्नी का चुनाव खुद पहली पत्नी ही करती है। पति उसके इस फैसले का विरोध नहीं कर सकता। इसके अलावा इस समाज में अविवाहित रहना स्वार्थपूर्ण और जीवन के प्राकृतिक नियमों के खिलाफ माना जाता है, इसलिए इसे वर्जित माना गया है। अपनी इन पारिवारिक परंपराओं के अलावा कश्कई जनजाति दुनिया भर में फारसी कालीन और पर्शियन कारपेट बनाने के अपने हुनर के लिए भी मशहूर है। यहाँ की महिलाओं द्वारा अपने हाथों से बुने गए ऊन और रेशम के धागों के डिज़ाइन उनकी आत्मा और आज़ादी की भावना को जस का तस दर्शाते हैं, जो दुनिया को अपने चमकीले रंगों से रंग देते हैं। त्योहारों के मौक़ों पर पारंपरिक पोशाक पहने, खूबसूरत स्कार्फ सिर पर ओढ़े कश्कई महिलाएं जब सामने आती हैं तो हर किसी की निगाहें उन पर टिक जाती हैं। दशकों तक ईरानी सरकार ने उन्हें एक जगह बसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कश्कई लोगों ने अपने पूर्वजों के जीने के तरीके को बचाए रखने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उनके लिए पहाड़ों, हवाओं, रेत और अपने जानवरों के साथ बिताया गया जीवन ही उनकी पहचान की जड़ है। लेकिन दुनिया बदल रही है। जलवायु परिवर्तन और आर्थिक दबाव के कारण
खाना बदोश जीवन जीना अब मुश्किल होता जा रहा है और युवा पीढ़ी नई तकनीक और नौकरियों की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रही है। लेकिन शहरों की चकाचौंध के बीच भी वे आज भी अपने गांव के खेतों और पूर्वजों के लोकगीतों को याद करते हैं। विकास और परंपराओं के बीच मचे इस द्वंद्व को लेकर कबीले के बुजुर्ग चिंतित हैं। उन्हें डर है कि अगर युवा पीढ़ी ने अपना गर्व खो दिया तो वो आत्मा जिसने इतने सालों से कशकई लोगों को जीवित रखा है, समय की आंधी में कहीं खो जाएगी। आइए अब मिलते हैं ईरान के एक और अनमोल खजाने से, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत और प्राचीन जंगलों में से एक है। कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट और एल्बोर्ट्स पर्वत के उत्तरी ढलानों के मिलन बिंदु पर स्थित हिरकैनियन कैस्पियन जंगल। ऐसा लगता है मानो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर किसी ने हरे रंग का एक अंतहीन कालीन बिछा दिया हो, जो 55,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को ढके हुए है। इस जंगल का ज्यादातर हिस्सा ईरान की सीमा के भीतर है, जबकि इसका कुछ हिस्सा ही अजरबैजान में पड़ता है। लेकिन ये कोई साधारण जंगल नहीं है। ये प्रकृति की जीवित रहने की क्षमता और खुद को उबारने की उस ताकत का जीता जागता सबूत है जिसने करोड़ों वर्षों का समय देखा है। हिरकैनियन जंगल को धरती के सबसे पुराने जंगलों में से एक माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 5 करोड़ साल पहले का अपना स्वरूप आज भी सहेजे हुए है। इस जंगल के घने इलाकों में मानव के पूर्वजों में से एक निएंडरथल के निशान मिले हैं और यहाँ की प्राचीन गुफाओं में उनके हाथों से बनाई गई चित्रकला आज भी मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि जहाँ यूरोप के ज्यादातर जंगल हिमयुग आइस एज के दौरान नष्ट हो गए थे, वहीं कैस्पियन सागर की हल्की जलवायु ने हिरकैनियन जंगल को भयंकर ठंड से बचा लिया और यहाँ जीवन पनपता रहा। अनगिनत भूवैज्ञानिक और जलवायु परिवर्तनों से गुजरने के बाद ये क्षेत्र आज एक बेहद अनूठा और दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम बन गया है, जहाँ शीतोष्ण वर्षावन, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट और टुंड्रा घास के मैदान एक साथ मौजूद हैं। परतों में गुठी यहाँ की हरियाली रहस्यमयी होने के साथ साथ बेहद समृद्ध भी है। हिरकैनियन जंगल केवल धरती के हरे फेफड़े ही नहीं हैं, बल्कि ये कीमती जड़ी बूटियों का खजाना भी है। यहाँ उगने वाले अनगिनत पौधों का सदियों से ईरानी जड़ी बूटी विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किया गया है और पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल किया गया है, जो आज भी मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इस जंगल में भेड़िए, लाल हिरण, सियार, फारसी भूरे भालू और दुनिया में तेंदुओं की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक फारसी तेंदुआ, पर्शियन लेपर्ड, पाया जाता है। एक वयस्क तेंदुए का वजन 90 किलो तक हो सकता है। आज विलुप्त होने की कगार पर खड़े इस तेंदुए की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस जंगल की जैव विविधता कितनी अमूल्य है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कई स्थानीय जनजातियां भी रहती हैं, जो अपनी पारंपरिक संस्कृति, मान्यताओं, रीति रिवाजों और अनोखे खानपान को जिंदा रखे हुए हैं और ये सब प्राचीन ईरानी सभ्यता के निशानों को पूरी तरह से समेटे हुए है। इसके बेहतरीन पारिस्थितिक और सांस्कृतिक मूल्य को देखते हुए हिरकैनियन जंगल को 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मानव इतिहास के साथ साथ सांस लेने वाले प्रकृति के इस कभी न रुकने वाले चमत्कार के लिए ये सम्मान बिल्कुल वाजिब है। क्या आप जानते हैं एशिया में सबसे अधिक शरणार्थियों की संख्या किस देश में है? वो देश है ईरान। पिछले 40 से अधिक वर्षों से इस्लामी गणराज्य ईरान दुनिया में सबसे लंबे समय तक और सबसे बड़ी संख्या में शरणार्थियों को आश्रय देने वाले देशों में से एक रहा है। 1979 के बाद से, जब मध्य पूर्व युद्ध और अस्थिरता की आग में जल रहा था, ईरान ने चुपचाप अपनी बाहें खोली और अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में आए अनगिनत लोगों को पनाह दी। 2021 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार ईरान में लगभग 8 लाख शरणार्थी रह रहे हैं, जिनमें से 7 लाख से अधिक अफगानिस्तान के नागरिक हैं। बाकी शरणार्थी इराक, सीरिया और पाकिस्तान से हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग अपना पेट पालने के लिए कम मजदूरी वाले कामों में लगे हैं और बस किसी तरह की सुरक्षा की उम्मीद में जी रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो आधिकारिक आंकड़ों में नजर नहीं आता। एक अनुमान के मुताबिक ईरान में लगभग 15 से 20 लाख बिना दस्तावेज वाले अफगान नागरिक भी रहते हैं, जो देश के सामाजिक प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं और बच्चों की अवैध मानव तस्करी का मुद्दा भी
यहाँ दबे पांव फैल रहा है। गरीब लोग बड़ी आसानी से बंधुआ मजदूरी, यौन शोषण और आपराधिक गिरोहों का शिकार बन जाते हैं। खुद ईरानी सरकार द्वारा जारी किए गए चौंकाने वाले आंकड़ों के अनुसार 10 से 15 साल की उम्र के लगभग 30 लाख बच्चे परिवहन, कचरा निस्तारण, निर्माण कार्यों, कार वॉश और कालीन बनाने जैसे कम वेतन वाले और बेहद खराब हालात में मजदूरी कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार असली संख्या 70 लाख तक हो सकती है और बहुत से बच्चे भीख मांगने या ड्रग्स की तस्करी जैसे गैर कानूनी कामों के दलदल में धकेल दिए जाते हैं। इन वास्तविकताओं को देखकर कोई भी सोच सकता है कि ईरान एक पिछड़ा हुआ देश है, लेकिन हकीकत में ईरान आज भी एक बड़ी आर्थिक ताकत वाला देश है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार क्रय शक्ति पीपीपी के आधार पर इसका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 1.6 ट्रिलियन डॉलर है और प्रति व्यक्ति आय $18,487 है, जो कई विकासशील देशों के बराबर है और चीन से बहुत पीछे नहीं है। बड़े शहरों में रहने वाले ईरानी लोग दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर एक आधुनिक और गतिशील जीवन जी रहे हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद ईरान पूरी मजबूती से खड़ा है और मानवीय जिम्मेदारियों को निभा रहा है, भले ही इसके बदले उसे भारी सामाजिक दबाव और बलिदान चुकाना पड़ रहा है। लेकिन ईरान की गर्मजोशी से भरी गोद आज भी अनगिनत जिंदगियों को पनाह दे रही है। अब हम ईरान की एक बहुत ही अनोखी विवाह प्रणाली, अस्थायी विवाह के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें बहुत ताकत देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान में शादी का एक ऐसा अनोखा रूप है जिसे सरकार और इस्लामी कानून दोनों की मान्यता प्राप्त है। इसे अस्थायी विवाह या निकाह मुताह कहा जाता है। ये कोई मजाक या केवल लिव इन रिलेशनशिप नहीं है। ये कानूनी रूप से पूरी तरह से मान्य एक व्यवस्था है जिसमें बाकायदा एक आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ इसे संपन्न किया जाता है। अस्थायी विवाह एक ऐसी व्यवस्था है जो एक पुरुष और महिला को एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 3 से 5 महीने तक एक साथ रहने और भावनात्मक व शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति देती है। ये बिना कानून तोड़े वैध रूप से रिश्ते में रहने का एक तरीका है। ये प्रथा खासतौर पर युवा पीढ़ी के बीच एक कानूनी विकल्प के रूप में देखी जाती है। ईरान की 65% आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है और उच्च बेरोजगारी और अस्थिर अर्थव्यवस्था वाले समाज में ये उन लोगों के लिए एक व्यावहारिक समाधान बन गया है जो भी स्थायी विवाह के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हर कोई अस्थायी विवाह नहीं कर सकता। महिला का तलाकशुदा या विधवा होना जरूरी है और अगर वो अविवाहित है तो उसे अपने पिता की सहमति लेनी होती है। वहीं पुरुष भले ही पहले से शादीशुदा हो, लेकिन अगर वो साबित कर दे कि वो आर्थिक रूप से महिला की देखभाल कर सकता है तो वो अस्थायी विवाह कर सकता है। ये विवाह मस्जिद में एक सादे समारोह में होता है और एक धार्मिक अधिकारी इसका गवाह बनता है। इसके बाद ये अनुबंध आधिकारिक रूप से लागू हो जाता है और अगर दोनों चाहें तो इस अवधि को बढ़ा भी सकते हैं। कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि ये व्यवस्था वेश्यावृत्ति को कम करती है और युवाओं को कानूनी दायरे में रहकर भावनात्मक स्थिरता पाने में मदद करती है। लेकिन ज़मीनी हकीकत इतनी सरल नहीं है। अस्थायी विवाह से पैदा होने वाले कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके पिता कौन हैं और महिलाओं को समाज के ताने सहने पड़ते हैं। इसके अलावा कई पुरुष अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं या उस महिला से स्थायी विवाह करने से कतराते हैं जिसके साथ उन्होंने अस्थायी विवाह किया था। तो अंततः क्या अस्थायी विवाह समाज के दबाव को कम करने का महज एक तात्कालिक उपाय है या फिर ये भविष्य में एक बड़े मानवीय संकट को बुलावा देने वाला बीज है? ये मुद्दा आज भी ईरानी समाज में एक अंतहीन बहस का विषय बना हुआ है। ईरान मध्य पूर्व और मध्य एशिया के रणनीतिक चौराहे पर स्थित एक ऐसा देश है जो न केवल अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, बल्कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े ऊर्जा संसाधनों के खजाने के रूप में भी प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के अनुसार ईरान का प्रमाणित तेल भंडार 208.6 बैरल है, जो सऊदी अरब और वेनेजुएला के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा ईरान के पास रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है, जो 33 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर से भी ज़्यादा है। आज ईरान रूस और अमेरिका के बाद
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है। तेल और गैस देश की 80% ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और निर्यात से होने वाली कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। 2022 में ईरान ने रोज़ाना लगभग 34.5 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन किया, जिसमें से लगभग 15.5 लाख बैरल निर्यात किया गया और बाकी का देश के भीतर ही इस्तेमाल हुआ। प्राकृतिक गैस की बात करें तो ईरान रोज़ाना लगभग 17 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का निर्यात करने की क्षमता रखता है, जिससे वो भारी विदेशी मुद्रा कमा रहा है। अगर सिर्फ तेल की बात करें तो ईरान ने 2021 में लगभग 38.7 बिलियन डॉलर की कमाई की, जो 2022 में उछलकर 58 बिलियन डॉलर हो गई, जो 2017 के बाद से सबसे ऊंचा स्तर है। अगर इसमें घरेलू खपत को भी जोड़ लिया जाए तो ईरान के कुल तेल उत्पादन का मूल्य 115 बिलियन डॉलर से भी अधिक आंका गया है। इसके अलावा ईरान नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति कर रहा है। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में हवा और सौर ऊर्जा कुल बिजली उत्पादन का 6% हिस्सा है और सरकार की योजना 2026 तक इसे 10% तक ले जाने की है। ये सतत विकास की दिशा में उनकी दूरगामी सोच को दर्शाता है। तेल और गैस के अलावा ईरान खनिज संसाधनों का भी एक बड़ा खजाना है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने ईरान के जिंक, तांबा और लौह अयस्क के भंडार को दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर आंका है। इसके अलावा क्रोमियम, सीसा, मैंगनीज, सोना, यूरेनियम और टाइटेनियम जैसे दुर्लभ खनिजों का भी यहाँ प्रचुर भंडार है, जो खनन और रिफाइनिंग उद्योग के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी ईरान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उसने यूरेनियम को 90% तक समृद्ध करने की तकनीक हासिल कर ली है और स्वतंत्र रूप से उन्नत सेंट्रीफ्यूज अपकेंद्रित विकसित किए हैं, जिससे तेजी से संवर्धन संभव हो गया है। 2011 से काम कर रहा बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ईरान की तकनीकी क्षमता और परमाणु आत्मनिर्भरता का एक बड़ा प्रतीक है। ईरान दुनिया में सबसे महंगे कालीन बनाने वाले देश के रूप में भी मशहूर है। कला और संस्कृति से प्यार करने वालों के लिए फारसी कालीन, पर्शियन कारपेट, परिष्कार और शाश्वत सुंदरता का अंतिम प्रतीक है। बचपन में परियों की कहानियों में जिस फारस के जादुई उड़ने वाले कालीन ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया था, वो महज कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी शानदार सभ्यता का प्रतीक था जहां कला लोगों की आत्मा में बसती थी। आज से 2500 साल पहले महान फारसी साम्राज्य के युग में पहली बार बनाए गए ये फारसी कालीन सिर्फ कोई रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज नहीं है, बल्कि ये कला के उस चरम बिंदु तक पहुंचे हुए अनमोल रत्न है। ये कालीन ईरान की संस्कृति, उसके इतिहास और उसकी रूह को अपने अंदर समेटे हुए हैं और हर एक पीस पारंपरिक तरीके से हाथों से बुना जाता है। कुछ कालीनों को पूरा होने में कई साल या कभी कभी तो कई दशक तक लग जाते हैं। कालीन बनाना कोई साधारण पेशा नहीं है, बल्कि ये उन कारीगरों की जिंदगी और जज्बातों को एक एक धागे में पिरोने की एक बेहद पवित्र यात्रा है। खासकर दक्षिण पश्चिमी ईरान के फार्स प्रांत में बनने वाले सबसे पारंपरिक गब्बे कालीन अपने अनूठे डिजाइन और आध्यात्मिक गहराई के लिए जाने जाते हैं। कारीगरों का कहना है कि गब्बे का असली जादू बुनने वाले के दिल का आईना बनने की उसकी ताकत में है। अगर आप इसके एक एक डिजाइन को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनमें छिपी भावनाएं महसूस होंगी। यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त ईरान की कालीन बुनाई की यह कला मानव जाति का एक जीवित खजाना है। इनमें इस्तेमाल होने वाली ऊन और रेशम पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं और पौधों और कीड़ों से निकाले गए रंगों से बनी रंगत की कभी भी हुबहू नकल नहीं की जा सकती। दुनिया में कोई भी दो फारसी कालीन एक जैसे नहीं हो सकते। हर एक कालीन दुनिया में अपने आप में इकलौता और बेजोड़ कला का नमूना होता है। यही वजह है कि उनकी कीमत कभी कभी आपकी कल्पना से भी परे होती है। औसतन एक फारसी कालीन की कीमत लगभग $3000 होती है, लेकिन कुछ बेहद खास और मास्टरपीस कालीन लाखों डॉलर में बिकते हैं। गिनीज बुक के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे कालीन का रिकॉर्ड क्लार्क सिकल लीफ कालीन के नाम है, जिसे 2013 में न्यूयॉर्क में सोथबी की नीलामी में $3.37 करोड़ में बेचा गया था। आज कालीन निर्यात
ईरान का तेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। लेकिन ये सदियों पुरानी परंपरा अब विलुप्त होने की कगार पर है। नई पीढ़ी इस बुनाई के काम से दूर भाग रही है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने अपने माता पिता को करघे के सामने बैठ बैठकर एक बेहद संघर्षपूर्ण और कष्टदायक जीवन जीते हुए देखा है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो डर है कि अगले 15 से 20 सालों में फारसी कालीन बुनाई की कला इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाएगी। इन सब के बावजूद औद्योगिकरण और आधुनिक तकनीक की इस आंधी में भी फारसी कालीन आज भी इंसान की रचनात्मकता और उसकी कलात्मक आत्मा का जीवित प्रमाण बनकर शान से मौजूद है। ये कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि ये इतिहास, संस्कृति और इंसान के दिल के तारों से गूंजती एक शानदार सिम्फनी है। जब बात प्लास्टिक सर्जरी की आती है तो बहुत से लोगों के दिमाग में सबसे पहला नाम दक्षिण कोरिया या थाईलैंड जैसे एशियाई देशों का आता है, जो ब्यूटी इंडस्ट्री के पावर हाउस माने जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ नोज जॉब, नाक की सर्जरी की बात की जाए तो महिलाओं के लिए अपने सख्त कानूनों के लिए जाना जाने वाला मध्य पूर्व का ये देश ईरान पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। हालांकि इसके कोई सटीक सरकारी आंकड़े नहीं हैं, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि ईरान में हर साल लगभग 40,000 नोज जॉब की सर्जरी होती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये चलन सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। लगातार बड़ी संख्या में ईरानी पुरुष भी अपने रूप रंग को निखारने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा ले रहे हैं। आज ईरान के ब्यूटी क्लिनिकों के वेटिंग रूम लोगों से खचाखच भरे रहते हैं और यहाँ सर्जरी का खर्च अमेरिका या यूरोप की तुलना में काफ़ी कम है। ईरान की ब्यूटी इंडस्ट्री अब केवल देश के लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर रही, बल्कि ये उन विदेशी पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गई है जो कम खर्च में अपनी खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं। टूरिज्म, सौंदर्य उद्योग का ये तेज़ विकास ईरानी समाज में आ रहे एक शांत लेकिन बहुत गहरे बदलाव की गवाही दे रहा है। बहुत से लोगों के लिए प्लास्टिक सर्जरी अब केवल सुंदर दिखने का तरीका नहीं रह गई है, बल्कि ये आत्मविश्वास हासिल करने और समाज में अपना रुतबा व दौलत दिखाने का एक जरिया बन गई है। हालांकि समाज में इसका विरोध करने वाले भी बहुत हैं। कुछ ईरानियों को डर है कि पश्चिमी जीवन शैली के इस बढ़ते प्रभाव के कारण उनके देश की पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ रही है। राजधानी तेहरान से उत्तर पूर्व की ओर लगभग 66 किलोमीटर दूर विशाल एल्बोर्ज पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच शान से खड़ा दामावंद पर्वत ईरान की प्राकृतिक सुंदरता और उसकी राष्ट्रीय भावना का अमर प्रतीक है। समुद्र तल से 5,671 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये पर्वत न केवल ईरान की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि ये पूरे एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है। दुनिया के 12 सबसे प्रमुख पहाड़ों में से एक माना जाने वाला दामावंद सचमुच इस किंवदंतियों वाली जमीन की छत है। हालांकि इसका आखिरी विस्फोट लगभग 5,300 साल पहले 5,300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, लेकिन इसके शिखर पर आज भी एक छोटा सा ज्वालामुखी क्रेटर मौजूद है। उस गड्ढे के अंदर आज भी पीले रंग का गंधक जमा हुआ देखा जा सकता है, जो अतीत में उगलती आग की एक स्पष्ट याद दिलाता है। चोटी के चारों ओर जमा ग्लेशियर कभी गांवों और खेती के लिए पानी का सबसे बड़ा और अनमोल स्रोत हुआ करते थे और इन्हीं से ईरान की कई नदियों का जन्म होता था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जलवायु परिवर्तन की मार के चलते बर्फ की ये जीती जागती नदियां हर साल सिकुड़ती जा रही हैं। पहाड़ की तलहटी से खनिजों से भरपूर गर्म पानी के झरने प्रकृति के किसी अनमोल उपहार की तरह फूटते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास है कि इस गर्म पानी में नहाने से पुराने घाव और त्वचा की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इन झीलों के पानी को बोतलों में भरकर न केवल स्थानीय लोगों तक बल्कि पूरे देश में एक बहुमूल्य संसाधन के रूप में बेचा जाता है। दामावंद पर्वत केवल अपने भौगोलिक और पारिस्थितिक मूल्य के लिए ही नहीं, बल्कि प्राचीन फारसी संस्कृति की आत्मा को समेटे एक पवित्र पर्वत के रूप में भी पूजा जाता है। पारसी धर्म ज़ोरोस्ट्रियन के महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं के अनुसार 3 सिरों वाला तबाही का राक्षस अज़ीदस्तका दुनिया के अंत तक इसी पहाड़ में कैद है। कहानियों में ये भी कहा जाता है कि जालिम राजा ज़हाक को कावे और फरीदून ने यहीं हमेशा के लिए जंजीरों में जकड़ दिया था।
एक और मशहूर किंवदंती के अनुसार एक पौराणिक नायक ने इसी पहाड़ से एक जादुई तीर चलाकर तुरानियन साम्राज्य के साथ ईरान की सीमा तय की थी। दामावंद पर्वत सिर्फ प्रकृति का कोई करिश्मा नहीं है, ये बहादुरी और आज़ादी की तड़प का प्रतीक है। और ये वो पवित्र स्रोत है जो हर ईरानी की रगों में उनकी रूह बनकर हमेशा बहता रहता है। लाल सोना के नाम से मशहूर केसर केवल अपने चटक रंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अविश्वसनीय कीमत के कारण दुनिया भर में लंबे समय से एक बेशकीमती चीज माना जाता रहा है। वजन के हिसाब से ये दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है, लेकिन इसकी इस भारी कीमत के पीछे एक ऐसा कड़ा संघर्ष और इंसानी हाथों की वो बारीक मेहनत छिपी है जिसके बारे में बाहरी दुनिया के लोग बहुत कम जानते हैं। केसर का पौधा बहुत ही नखरे वाला होता है, जो सिर्फ एक खास तरह की मिट्टी और जलवायु में ही पनप पाता है। इसे उगाने और सहेजने के लिए भरपूर मेहनत, बारीकी और दिल से जुड़े जुनून की ज़रूरत होती है। जल्दबाजी करने वालों के लिए ये काम बिल्कुल नहीं है। किसान भोर के समय शुरुआती सर्दियों की ठिठुरन को सहते हुए उस एक पल का इंतज़ार करते हैं जब फूल खिलने ही वाला होता है, और उसी समय वे इसे तोड़ना शुरू करते हैं। केसर के एक फूल में केवल 3 स्टिग्मा होते हैं, और यही वो हिस्सा है जिसमें वो खास महक और बेशकीमती पोषक तत्व पाए जाते हैं। सिर्फ 1 किलो सूखा केसर हासिल करने के लिए कम से कम 1,70,000 से भी ज्यादा फूलों को तोड़ना पड़ता है, जो लगभग 1.5 फुटबॉल मैदान के बराबर के इलाके में फैले होते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये पूरी फसल केवल इंसानी हाथों द्वारा, और वो भी बहुत कम समय के भीतर तोड़ी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी फूल एक ही समय पर खिलते हैं और बहुत जल्दी मुरझा भी जाते हैं। इन्हीं सब वजहों से केसर आज भी इतना दुर्लभ और महंगा है। आज ईरान दुनिया का सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश है, जिसने अकेले 2019 में ही 430 टन केसर का उत्पादन दर्ज किया था। इसका ज़्यादातर हिस्सा तुर्की और स्पेन को निर्यात किया जाता है, जहां से इसे छांटकर और पैक करके दुनिया भर के बाजारों में भेजा जाता है। लेकिन केसर की अहमियत सिर्फ व्यापार और मुनाफे तक सीमित नहीं है। हर साल नवंबर में जब ईरान के केसर के खेत पूरी तरह खिल उठते हैं, तो पूरी ज़मीन एक बैंगनी रंग के मखमली कालीन में बदल जाती है। इस अद्भुत नज़ारे को अपनी आंखों से देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। ये सुंदरता देखने वालों के दिलों को छू लेती है, स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखती है और यहाँ के लोगों को रोजी रोटी कमाने में मदद करती है। भले ही केसर की खेती में हड्डियां गला देने वाली मेहनत लगती है और इससे होने वाली कमाई भी हमेशा एक जैसी नहीं होती, लेकिन ईरानी लोग आज भी पूरे प्यार और गर्व के साथ अपनी इस पुरानी परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। उनके लिए केसर कोई महंगा मसाला भर नहीं है, ये उनकी मेहनत, उनकी परंपराओं और उनके राष्ट्रीय स्वाभिमान का एक जीता जागता निचोड़ है। तो ये थी ईरान की उन 10 चौंकाने वाली सच्चाइयों की आखिरी कहानी, जिन्होंने यकीनन आपको हैरान कर दिया होगा। हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और भविष्य में ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो आपसे छूट न जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका यही प्यार और साथ हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ आप तक लाने की हिम्मत देता। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें और उसे भी ज़रूर देखें। हमें पूरा यकीन है कि वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। आप अगली बार हमें किस देश के रहस्यों से पर्दा उठाते हुए देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें उम्मीद है कि ईरान के इन अनछुए और हैरत अंगेज पहलुओं ने आपके दिलों को गहराई से छुआ होगा। दुनिया कितनी विशाल और विस्मयकारी है और हर सरहद के पार कैसे कैसे जज्बात और कहानियां करवट ले रही हैं, ये जानने का हमारा ये सफ़र यूं ही बिना रुके चलता रहेगा। ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली, सच्ची और अनदेखी कहानियों से जुड़े रहने के लिए असली दुनिया के दरवाजे के साथ हमेशा बने रहें। आपके अनमोल प्यार और साथ के लिए दिल से धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं असली दुनिया के दरवाजे के एक नए, भावुक और रोमांचक अध्याय में।